हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट अब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में थ्री टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसे कि हमें डिस्कस करना है, हमने क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो पहले मैं इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पहले आपको नोट करने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पैरेलल में नोट्स भी प्रिपेयर करते जा रहे हैं साथ में। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ध्यान देना, कंपाउंड्स विच कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल बाय फ्री रोटेशन अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट तो आपको ये नोट करना रहेगा। इसमें ये सारे पॉइंट की डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। पहले आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे और इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन आपको क्लियर करूंगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ जीआई देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स। द रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? दैट इज अ सेट ऑफ टू एटम्स where rotation of one atom with respect to second atom is restricted and it is possible in the following conditions. Requirement number 1 में आपको ये कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अब ये सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल पॉइंट्स आपको क्या नोट करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस सिस्टम कैन बी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड in the following conditions. One of the condition is presence of multiple bond, presence of ring, and the third condition for the system which is required for GI is steric hindrance. Requirement number 2, terminus of the system, that is selected two atoms where rotation is restricted should individually have different units. This is overall point number 2. The point number 3 is geometrical isomers have different arrangement of units about the system where rotation is restricted. That is different areal distances between units. Different arrangement मतलब different areal distances between units. And point number 4 is geometrical isomers have different physical properties. तो ये कुछ points हैं जो आपको note करने हैं geometrical isomerism के लिए, और इन पॉइंट्स का डिटेल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। अब आप ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। कंपाउंड्स विच कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल बाय फ्री रोटेशन अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस पॉइंट से हमें यह क्लियर होगा कि कौन से कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्योंकि देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इवन आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस पॉइंट को समझते हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि कौन से कंपाउंड्स में जीआई पॉसिबल है। देखो, हम बात कर रहे हैं इफ अ कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स। आप ध्यान देना, हमें एक ऐसा कंपाउंड रिक्वायर्ड है, जिसके एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो। मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। आप ध्यान देना, सपोज दिस कंपाउंड कैन हैव 2 अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट 1 A1 एंड अरेंजमेंट नंबर 2 इज A2। ऐसा मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के हमारे पास 2 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। साथ में आपको ये कहा जा रहा है, कंपाउंड्स विच कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स विच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल बाय फ्री रोटेशन अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपाउंड के एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल होने चाहिए, और साथ में रिक्वायरमेंट ये भी है कि द अरेंजमेंट्स should not be interconvertible, ये आपस में कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए about by free rotation about any set of bond। यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं
वो फ्री रोटेशन से एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी कंपाउंड के लिए ऐसे एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स की बात कर पा रहे हैं विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय फ्री रोटेशन अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स, द कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and such type of arrangements possible for the compound will be called geometrical isomers। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, जरा इस बात को आप समझें। कोई भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो कर पाएगा? जब उस कंपाउंड के एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो, और वो अरेंजमेंट्स कैसे होने चाहिए? विच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय फ्री रोटेशन। एक बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन से वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के ऐसे एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं तो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द पॉसिबल अरेंजमेंट्स विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा किसी भी कंपाउंड को देख करके कि उस कंपाउंड के ऐसे एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, और जो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं वो इंटरकन्वर्टेबल हैं या नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा किसी भी कंपाउंड को देख करके? तो ध्यान देना, एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि यहां पर हमारी ओवरऑल दो रिक्वायरमेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो हम चाहते हैं कि कंपाउंड के एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल होने चाहिए, और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, जो मोर देन वन अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, वो इंटरकन्वर्टेबल भी नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन कोई भी कंपाउंड कब फुलफिल करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड ये कंडीशन फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो इसके लिए आप ध्यान देना, ये कंडीशन कोई भी कंपाउंड फुलफिल करे, इसके लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स है। ध्यान देना, तो फुलफिल दिस कंडीशन ऑफ जीआई, ये जो जीआई की कंडीशन है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ध्यान देना, बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 की। और इसके लिए आप ध्यान देना, मैंने आपसे कहा कि ये कंडीशन हमारी कब फुलफिल होगी? कोई भी कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो और वो फ्री रोटेशन से इंटरकन्वर्टेबल भी ना हो। ऐसी कंडीशन हमारी कोई भी कंपाउंड तब फुलफिल कर पाएगा जब उस कंपाउंड में हमारी दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। और उन दो रिक्वायरमेंट्स में से आप ध्यान देना, रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। हमें कंपाउंड में एक ऐसा सिस्टम मिलना चाहिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपाउंड को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड इस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड में एक ऐसे सिस्टम की प्रेजेंस चेक करना है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो मतलब रोटेशन फ्री ना हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन है कि हमें किसी भी कंपाउंड में ऐसा सिस्टम चेक करना है, तो वो चेक कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो? इनफैक्ट हमें पहले तो ये समझना होगा कि ये सिस्टम एग्जैक्टली है क्या, हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देना, हमने कहा प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज सिस्टम, ये सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? तो आप ध्यान देना, देखो सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ GI is simply a set of two atoms
where rotation of one atom with respect to second atom should be restricted. देखो सिस्टम की अगर बात की जाए, it is a set of two atoms ध्यान देना। देखो सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा सिस्टम क्या है? सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स। ध्यान देना, सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि जीआई की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन दो रिक्वायरमेंट्स में से रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? हमें कंपाउंड में एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो क्या अब आपको ये समझ में आ रहा है कि वो सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? देखो सिस्टम हम किसे कह रहे हैं, तो सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स। मतलब आपको कंपाउंड्स में ऐसे दो एटम्स का सेट आपको मिलना चाहिए जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इफ अ कंपाउंड कैन हैव अ सेट ऑफ दीज टू एटम्स, द सेट ऑफ टू एटम्स विल बी कॉल्ड सिस्टम। ऐसे ही दो एटम्स के सेट को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान देना, देखो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए हमें कंपाउंड में ये चेक करना होगा कि कंपाउंड में क्या हमें ऐसे दो एटम्स का सेट मिल पा रहा है जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो एटम्स के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है या रोटेशन फ्री है? तो देखो, अगर आपको ऐसे दो एटम्स का सेट रिक्वायर्ड है जहां पर आप चाहते हैं कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ऐसा सेट ऑफ टू एटम्स आपको किन कंडीशंस में मिलेगा, वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। इट इज पॉसिबल इन फॉलोइंग कंडीशंस। इट इज पॉसिबल इन फॉलोइंग कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या है? ध्यान देना। कंडीशन नंबर 1 इज प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। प्रेजेंस नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 इज प्रेजेंस ऑफ रिंग, एंड कंडीशन नंबर 3 इज स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो आप ध्यान देना, अगर हमें कंपाउंड में जीआई की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, और उन दो रिक्वायरमेंट्स में से अगर पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, सिस्टम मतलब शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा, अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। तो हमने कहा भाई हमें ऐसे दो एटम्स का सेट कब मिलेगा, या ऐसे दो एटम्स का सेट कौन सा होगा जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई है। अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड में हमें ऐसे दो एटम्स का सेट मिल जाए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंपाउंड में या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट हो, मतलब साइक्लिक कंपाउंड हो, या फिर कंपाउंड में स्टेरिक हिंड्रेंस हो। अब मैं आपको ये कंडीशंस वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। हाउ मल्टीपल बॉन्ड कैन प्रोवाइड अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, हाउ अ रिंग कैन प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड हाउ स्टेरिक हिंड्रेंस विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। ये मैं आपको कंडीशंस वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझना इस बात को। देखो पहले बात करते हैं इसमें मल्टीपल बॉन्ड की, और मल्टीपल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब दो एटम्स अगर मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं, तो आप कह सकते हैं इफ टू एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, those two atoms which are bonded through multiple bond can be a set of two atoms where rotation will be restricted, and such two atoms can be considered as a system which is required for GI। कैसे, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको ऐसे दो एटम्स की बात कर रहा हूँ जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, और इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ईथेन मॉलिक्यूल। आप ध्यान देना,
मैं इथेन मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इथेन मॉलिक्यूल में देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। और ध्यान देना, अगर हम बात करें कि मल्टीपल बॉन्ड विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड, तो इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि अगर दो एटम्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं तो वहां पर रोटेशन हमें फ्री मिलता है। कैसे, आप देखो, अगर हम यहां पर बात करें तो इस केस में आप कह सकते हैं रोटेशन ऑफ C1 कार्बन विद रिस्पेक्ट टू C2 कार्बन इज फ्री। यहां पर अगर बात की जाए तो ये रोटेशन फ्री है। देखो, सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन फ्री होता है, इस बात को आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं और मैं आपको इसको ऑर्बिटल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप दोनों तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो, अगर हम बात करें इन C1 एंड C2 कार्बन एटम्स की, आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, बस उसी का थोड़े से एप्लीकेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या मैं बात कर सकता हूँ C1 C2 कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर C1 एंड C2 कार्बन एटम्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। These carbon atoms are sp3 hybridized because the carbon atoms are having 4 single bonds, 4 sigma bonds. So with 4 sigma bonds, its hybridization will be sp3. अब क्या मैं कह सकता हूँ, sp3 hybridized अगर कार्बन है तो sp3 hybridized कार्बन has 4 sp3 hybridized orbitals. sp3 hybridized कार्बन की अगर बात करें तो इसके पास 4 sp3 hybridized orbitals होंगे and these 4 sp3 hybridized orbitals will be involved in formation of 4 sigma bonds of carbon atom. यही 4 sp3 hybridized orbitals होंगे, वो कार्बन के 4 sigma bonds का फॉर्मेशन का काम करेंगे। और वो 4 sigma bonds समझ में आ रहा है कैसे? जैसे मैं C1 कार्बन की अगर बात करूं तो it is having 4 sigma bonds, one with this hydrogen, one with this hydrogen, one with this hydrogen and one with C2 कार्बन। और ये 4 sigma bonds जो C1 कार्बन के हैं वो किन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनेंगे? कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनेंगे। थोड़ा सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन है और ये बहुत बेसिक बात है जो मैं आशा करता हूं कि आपको पहले से आइडिया होगा इसका। अब ध्यान देना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर है कार्बन के पास 4, तो क्या मैं कह सकता हूं इस केस में जो शेप होगा दैट विल बी टेट्राहेड्रल। देखो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? एंड दीज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आप ध्यान देना, these are sp3 hybridized orbitals of carbon which are involved in formation of sigma bonds. अब देखो, अगर हम बात करें C1 एंड C2 की तो क्या मैं कह सकता हूं बोथ द कार्बन एटम्स आर sp3, दोनों ही कार्बन एटम्स sp3 हैं और दोनों कार्बन एटम्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं sp3 ऑर्बिटल ऑफ C1 कार्बन विल ओवरलैप विद sp3 ऑर्बिटल ऑफ C2 कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। C1 और C2 दोनों के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। और क्या मैं कह सकता हूं ओवरलैपिंग ऑफ दीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विल बी कोएक्सियल, या आप कह सकते हैं इट विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग। दोनों कार्बन के sp3 ऑर्बिटल सेम एक्सिस पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? कैसे, जरा आप ध्यान देना। This is one of the sp3 hybridized orbital of C1 carbon that will be involved in formation of sigma bond with the C2 कार्बन एटम। और C2 कार्बन भी क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा, देखो ये जो C1 कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, आप कह सकते हैं इसी एक्सिस पर C2 कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मतलब अगर हम बात करें तो ये कंडीशन होगी, दिस इज अबाउट sp3 ऑर्बिटल ऑफ C1 कार्बन coaxially overlapping with sp3 orbital of
C2 कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो ये तो C1 और C2 के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब अगर बात की जाए तो C1 कार्बन के जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन्स के साथ में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? s ऑर्बिटल। तो देखो C1 कार्बन के अगर मैं रिमेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो इसके रिमेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास ये रहेंगे और ये जो रिमेनिंग 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर बात की जाए तो देखो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होगा और उसका s ऑर्बिटल इन sp3 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दिस इज अबाउट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। क्या बात समझ में आ रही है? और इसी तरह से अगर बात की जाए तो C2 कार्बन के भी जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। These are 3 sp3 hybridized orbitals of C2 carbon which will be involved in formation of sigma bond with hydrogens। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो ये यहां पर अगर बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के थ्रू। क्या बात समझ में आ रही है? दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। अब आप देखो अगर हम बात करें कि सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर रोटेशन फ्री होगा। वो कैसे, जरा आप ध्यान देना। देखो जब भी मैं दो एटम्स में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड या फ्री होने की बात कर रहा हूं तो इस बात को समझ लेना। देखो अगर ये हमारे पास C1 एंड C2 कार्बन है तो जब आप फ्री रोटेशन की बात करते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है? देखो आउट ऑफ 2 एटम्स एनी वन एटम इज कंसिडर टू बी स्टेशनरी। या तो आप C1 को स्टेशनरी मान लो या आप C2 को स्टेशनरी मान लो। इन दोनों में से किसी भी एक एटम को आपको रुका हुआ मानना है, स्टेशनरी मानना है। और उसके अबाउट दूसरे का हमें फ्री रोटेशन चेक करना होता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट फ्री रोटेशन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? आउट ऑफ 2 एटम्स वन ऑफ द एटम इज कंसिडर टू बी स्टेशनरी। वो आपकी चॉइस है। दोनों एटम्स में से आप अपनी चॉइस से किसी भी एक एटम को स्टेशनरी कंसिडर करें और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का आपको रोटेशन चेक करना होता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर C1 कार्बन इज स्टेशनरी। ऐसा मान लेते हैं कि C1 कार्बन यहां पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है। और उसके रिस्पेक्ट में अगर मुझे C2 कार्बन का रोटेशन चेक करना है तो देखो फ्री रोटेशन के लिए हम क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो फ्री रोटेशन के लिए हम ये चाहते हैं कि जब C2 कार्बन रोटेट होगा, आप सोचिए C2 कार्बन अगर रोटेट होगा तो इसके ऑर्बिटल्स भी रोटेट होंगे। इस कार्बन के ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये भी रोटेट होंगे। तो बस हम ये चाहते हैं कि अगर C2 कार्बन के ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हैं तो रोटेशन विल बी कंसीडर टू बी फ्री। इस केस में फिर ये रोटेशन फ्री माना जाएगा। कब? जब C2 कार्बन के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हो। अब जरा सोचिए जब ये C2 कार्बन को मैं रोटेट करूंगा, अगर मैं C2 कार्बन का रोटेशन कंसीडर कर रहा हूं, C1 को हमने स्टेशनरी मान लिया है, तो देखो इसका ये वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है ये तो आप कह सकते हैं इस सिग्मा बॉन्ड को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो। ध्यान देना दोनों कार्बन के बीच में जिस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट में रोटेशन फ्री होने की बात कर रहा हूं उस सिग्मा बॉन्ड को आप मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो ये जो C2 कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है ये इस बॉन्ड के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये तो फ्रीली यहाँ पर रोटेट होता रहेगा। ये इस तरह से यहाँ पर फ्रीली रोटेट होता रहेगा और इसका रोटेशन आप कह सकते हैं 0 से 360 डिग्री कंप्लीटली फ्री है। बस हमें ये देखना है कि इस ऑर्बिटल के साथ साथ क्या ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रोटेशन के लिए फ्री हैं क्या? यस। देखो ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी रोटेशन के लिए फ्री हैं क्योंकि क्या मैं कह सकता हूं इन ऑर्बिटल्स के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है। दीज आर फ्री टू रोटेट। आप सोचिए ये ऑर्बिटल, ये वाला sp3 ऑर्बिटल तो होगा वो तो उस बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट होता रहेगा जिसके अबाउट आप रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं। एक तरह से उस बॉन्ड को तो हमने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तो अपनी एक्सिस पर इस तरह से रोटेट होता रहेगा
बस हमें देखना है कि इसके साथ साथ क्या ये 3 sp3 ऑर्बिटल्स भी रोटेशन के लिए फ्री है क्या। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये 3 sp3 ऑर्बिटल्स भी आप कह सकते हैं इस ऑर्बिटल के साथ फ्रीली रोटेट होंगे। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि इन दिस केस रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड इज फ्री। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस केस में हमें इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री मिलेगा। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से भी एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। जैसे आप देखो ये C2 कार्बन है, दिस इज C2 कार्बन एंड इट्स 4 sp3 hybridized orbitals, and out of 4 sp3 hybridized orbitals, 1 sp3 hybridized orbital of C2 carbon is overlapping with sp3 hybridized orbital of C1 carbon to form sigma bond। ये sp3 ऑर्बिटल जो है वो तो आप ऐसा समझ लें, दिस इज sp3 hybridized orbital of C1 carbon। तो ये तो दोनों के sp3 hybridized orbitals जो हैं वो सेम एक्सिस पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब बस हमें ये देखना है देखो कि यहां पर अगर बात की जाए तो C1 कार्बन, ध्यान देना C1 कार्बन को तो मैं स्टेशनरी मान रहा हूं, और C2 कार्बन के ये जो बाकी के 3 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। बस अब मुझे तो बस ये देखना है, देखो मान लेते हैं दिस इज C1 कार्बन एंड दिस इज C2 कार्बन। C1 कार्बन को तो हमने स्टेशनरी मान लिया है, बस मुझे ये देखना है कि C2 कार्बन को अगर मैं रोटेट करूंगा तो क्या C2 कार्बन के ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हैं या नहीं है। तो देखो इसको तो हमने स्टेशनरी मान लिया है, और इसे अगर मैं रोटेट करता हूं तो यस दीज आर फ्री टू रोटेट। यहां पर अगर बात की जाए तो ये रोटेशन के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। देखो ये जो sp3 ऑर्बिटल होगा वो तो इसी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट होता रहेगा। एक तरह से सिग्मा बॉन्ड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, तो ये तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता रहेगा। और साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो 3 sp3 ऑर्बिटल्स हैं ये भी रोटेशन के लिए कंप्लीटली फ्री हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हैं यस रोटेशन इज कंप्लीटली फ्री। तो देखो सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन फ्री होता है। हमने अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात की है, ध्यान देना, हमने अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात की है तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कब मिलेगा आपको। रोटेशन आपको रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा किस कंडीशन में, मल्टीपल बॉन्ड की कंडीशन में। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इस बात को समझने के लिए पहले मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन हमें फ्री मिलता है। चलिए अब मैं आपको मल्टीपल बॉन्ड वाला केस समझाता हूं कि मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कैसे होगा। ध्यान देना, यहां पर अब मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं इथीन मॉलिक्यूल। बात करते हैं इथीन मॉलिक्यूल की। देखो इथीन मॉलिक्यूल में this is suppose C1 carbon and this is suppose C2 carbon. These carbon atoms are now bonded through multiple bond. और क्या मैं कह सकता हूं, अब यहां पर कार्बन एटम्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, because now carbon is having 3 sigma bonds. With 3 sigma bonds this carbon atom is sp2 hybridized and it is also sp2 hybridized। और आपने पढ़ा होगा sp2 hybridized carbon has 3 sp2 hybridized orbitals and 1 unhybridized p orbital। जो sp2 hybridized कार्बन होते हैं उनके पास 3 तो sp2 hybridized orbitals होंगे और एक इसके पास unhybridized p orbital होगा। और अब जरा आप ध्यान देना, देखो you can select any of the carbon atoms C1 और C2 as per your choice। मैंने अगर C1 लिया तो क्या मैं कह सकता हूँ C1 carbon is forming 4 covalent bonds and out of 4 covalent bonds 3 covalent bonds are sigma and 1 covalent bond is now pi bond। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं या C2 कार्बन भी आप ले लो, दोनों की कंडीशन सेम है, तो हर कार्बन यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनेंगे कैसे, तो ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय इट्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ध्यान देना, यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये तो कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स
and its p orbital will be involved in formation of pi bond. जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जो प्योर p ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो, जैसे हम बात करते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप टेट्राहेड्रल होता है, sp2 में आप बता सकते हैं शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ध्यान देना, इस कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, देखो इसके 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में इस तरह से अरेंज्ड होंगे। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? These are 3 sp2 hybridized orbitals of C2 carbon arranged in trigonal planar shape. 120 डिग्री एंगल पर इनका ओरिएंटेशन होता है। तो देखो ये sp2 hybridized orbitals जो हैं, these are sp2 hybridized orbitals of C2 carbon in trigonal planar shape. ठीक है, ये तो इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में अरेंज्ड हैं। और आप बता सकते हैं इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा? तो आपने पढ़ा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जिस प्लेन में एग्जिस्टिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर ये p ऑर्बिटल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मान लेते हैं कि सपोज दीस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर लाइंग इन xy प्लेन। अगर ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स xy प्लेन में लाई कर रहे हैं देखो, अगर ये sp2 ऑर्बिटल्स xy प्लेन में लाई कर रहे हैं तो जो इसका p ऑर्बिटल होगा कार्बन का वो z एक्सिस पर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा उस प्लेन के जिस प्लेन में ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और अगर आप इन ऑर्बिटल्स को xz प्लेन में कंसीडर करते हैं तो p ऑर्बिटल y एक्सिस पर हो जाएगा, और अगर आप इन sp2 ऑर्बिटल्स को yz प्लेन में कंसीडर कर रहे हैं तो p ऑर्बिटल x एक्सिस पर हो जाएगा। क्या मेरी पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा होगा, देखो आप समझना ऐसे, जैसे देखो ये तो हो गया आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में 120 डिग्री एंगल पर एक प्लेन में एग्जिस्टिंग है। तो अब क्वेश्चन है कि इसका p ऑर्बिटल कैसा होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा। तो देखो इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा वो p ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा। ये कंडीशन होगी, दिस इज p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जो कि इस प्लेन के जिस प्लेन में sp2 ऑर्बिटल्स एग्जिस्टिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पर है। तो मैंने आपको यही कहा कि अगर आप इन sp2 ऑर्बिटल्स को xy प्लेन में कंसीडर करते हैं तो p ऑर्बिटल z एक्सिस पर होगा। इन्हें अगर आप xz प्लेन में कंसीडर करते हैं तो p ऑर्बिटल y एक्सिस पर हो जाएगा, और इन्हें अगर आप xy प्लेन में कंसीडर करते हैं तो p ऑर्बिटल z एक्सिस पर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर sp2 ऑर्बिटल्स xy प्लेन में तो ये z एक्सिस पर है, अगर ये xz प्लेन में तो ये y एक्सिस पर है, और अगर ये yz प्लेन में तो ये x एक्सिस पर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ देखो कि जो p ऑर्बिटल होगा वो इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर एक्सिस पर होगा इस तरह से। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आप कह सकते हैं दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। और अब आप ध्यान देना, these sp2 hybridized orbitals will be involved in formation of sigma bond, and this unhybridized p orbital will be involved in formation of pi bond. अब जरा इस कंपाउंड में इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए? हेड ऑन ओवरलैपिंग होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? क्या बता सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करते हैं? साइडवे ओवरलैपिंग। Suppose this is p orbital of C1 carbon. ध्यान देना, suppose this is p orbital of C1 carbon and this is p orbital of C2 carbon. By sideway overlapping या कह सकते हैं by collateral overlapping, they will form pi bond. इनकी sideway overlapping से pi bond formation होगा। तो देखो pi bond formation के लिए overlapping collateral होती है, या कह सकते हैं sideway overlapping होती है, और sigma bond formation के लिए overlapping कैसे होती है? coaxial, या कह सकते हैं head on overlapping। किस तरह से आप ध्यान दें, This is suppose
सपोज वन ऑफ द sp2 hybridized ऑर्बिटल ऑफ C1 कार्बन, ध्यान देना, ये मान लेते हैं C1 कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और ये C2 कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी sp2 है, तो ये C2 कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सेम एक्सिस पर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसी एक्सिस पर C2 कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। So this is about sigma bond formation between C1 and C2 कार्बन। अब ध्यान देना, इस कार्बन के अब जो रिमेनिंग sp2 ऑर्बिटल्स होंगे ट्रायगोनल प्लेनर शेप में इस तरह से अरेंज्ड होंगे और ये sp2 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। This is about sigma bond formation of C1 carbon with hydrogen atoms, right? Or in the same way, the remaining sp2 hybridized orbitals of C2 carbon, जो इसके remaining sp2 hybridized orbitals होंगे, वो इस तरह से triangular planar shape में arranged होंगे और ये भी हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का काम करेंगे। देखो ये तो आज सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन विद कार्बन एंड कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की। क्या मैं कह सकता हूं, जिस प्लेन में ये sp2 ऑर्बिटल्स लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर p ऑर्बिटल होगा, राइट? तो इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल, और क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान देना, देखो ये अगर कार्बन के C1 कार्बन के अगर 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर C1 कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर इस तरह से रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं बात करूं C2 कार्बन की, तो C2 कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ये C2 कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये C1 कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और दोनों का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये इस तरह से कंडीशन होगी, मतलब आप कह सकते हैं C1 और C2 के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो तो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे केस में आप ध्यान देना, ये हमारे पास कंडीशन होगी, देखो दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस पर p ऑर्बिटल है और इसका जो p ऑर्बिटल है, दोनों आपस में पैरेलल होंगे एंड दीज पैरेलल p ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस केस में अगर बात की जाए तो आप ध्यान देना, ये जो कार्बन का p ऑर्बिटल है बिल्कुल इसी p ऑर्बिटल के पैरेलल इस C2 कार्बन का p ऑर्बिटल होगा और ये p ऑर्बिटल्स, ये दोनों p ऑर्बिटल्स जो पैरेलल p ऑर्बिटल्स होंगे, these parallel p orbitals by collateral overlapping will form pi bond। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इथीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन है उसमें तो C1 और C2 कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और जो C1 C2 के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ध्यान देना
जो C1 C2 के बीच में pi बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ है? C1 कार्बन का p ऑर्बिटल C2 कार्बन के p ऑर्बिटल के पैरेलल है एंड दीस पैरेलल p ऑर्बिटल्स बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग विल फॉर्म pi बॉन्ड। ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की। अब मैं बात करता हूं फ्री रोटेशन की, जरा ध्यान देना। देखो यहां भी हम फ्री रोटेशन के लिए क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि अगर हम C1 को स्टेशनरी मान लें, C1 को अगर स्टेशनरी मान लिया जाए तो हम चाहते हैं कि C2 कार्बन जो है ये रोटेशन के लिए फ्री होना चाहिए। मतलब इस कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, समझ में आ रहा है 4 ऑर्बिटल्स कौन से? 3 sp2 एवरेस्ट ऑर्बिटल्स एंड 1 p ऑर्बिटल। तो इस कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स हैं 3 sp2 एंड 1 p ऑर्बिटल, दे शुड बी फ्री टू रोटेट। आप ध्यान दें, चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर इसको रोटेट करते हैं। अब जरा ध्यान देना, देखो अगर मैं इसका रोटेशन कंसीडर करूंगा तो ये जो C2 कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है ये तो आप कह सकते हैं फिर से रोटेशन के लिए फ्री होगा, क्योंकि जिस सिग्मा बॉन्ड, जिस बॉन्ड के अबाउट आप रोटेशन कंसीडर कर रहे हैं, इस बॉन्ड को आप एक तरह से इस ऑर्बिटल के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लें, तो C2 कार्बन का ये जो sp2 ऑर्बिटल है वो तो आप कह सकते हैं रोटेशन के लिए फ्री है। और साथ में आप ध्यान देना, अगर हम बात करें तो ये sp2 ऑर्बिटल रोटेशन के लिए फ्री है। ध्यान देना ये दोनों sp2 ऑर्बिटल्स भी रोटेशन के लिए फ्री है। जो ये sp2 ऑर्बिटल्स होंगे ये भी रोटेशन के लिए फ्री होंगे, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम किसकी होगी? इस p ऑर्बिटल की होगी। क्योंकि आप सोचिए ये p ऑर्बिटल इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप्ड है। अब ऐसे में आप सोचिए ये दोनों p ऑर्बिटल्स, क्या मैं कह सकता हूं तब तक ही हम इनके बीच में ओवरलैपिंग की बात कर सकते हैं जब तक ये दोनों p ऑर्बिटल्स पैरेलल हों। क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है पैरेलल p ऑर्बिटल्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड बाय कोलेटरल ओवरलैपिंग। ये दोनों p ऑर्बिटल्स जब तक पैरेलल हैं आप इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। एक परफेक्ट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों p ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली पैरेलल होने चाहिए। लेकिन जैसे ही C1 कार्बन के मैं रोटेशन को कंसीडर करूंगा, क्या मैं कह सकता हूं C1 कार्बन अगर रोटेट हुआ तो उसका ये p ऑर्बिटल भी रोटेट होगा, और अगर आप ध्यान देना जैसे ही C1 कार्बन रोटेट होगा उसका p ऑर्बिटल भी रोटेट होगा, और अगर p ऑर्बिटल रोटेट हुआ तो इस p ऑर्बिटल के पैरेललिटी जो इसकी है, ध्यान देना ये जो p ऑर्बिटल है वो इसके पैरेलल है, और जब तक ये इस p के पैरेलल है तब तक ये आपस में ओवरलैप्ड हैं। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही C2 कार्बन के रोटेशन के साथ में इसका p ऑर्बिटल रोटेट हुआ, रोटेशन के साथ में क्या होगा? इसकी इस p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग तो ब्रेक हो जाएगी। फिर तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये p ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी। और अगर ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगी तो मतलब तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या पाई बॉन्ड अपने आप ही रूम टेम्परेचर पर ऐसे इटसेल्फ ब्रेक हो सकता है क्या? पाई बॉन्ड ऐसे रूम टेम्परेचर पर इटसेल्फ तो ब्रेक नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता तो मतलब ये ओवरलैपिंग भी ब्रेक नहीं हो सकती, और अगर ये ओवरलैपिंग ब्रेक नहीं हो सकती मतलब आप कह सकते हैं दिस p ऑर्बिटल इज नॉट फ्री टू रोटेट। ये p ऑर्बिटल रोटेशन के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि इस p ऑर्बिटल के फ्रीली रोटेट होने का मतलब है दोनों p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ब्रेक होना, और ब्रेक होने का मतलब है पाई बॉन्ड ब्रेक होना, और पाई बॉन्ड ऐसे अपने आप तो ब्रेक नहीं हो सकता। तो अगर पाई बॉन्ड ऐसे इटसेल्फ रूम टेम्परेचर पर अपने आप ब्रेक नहीं हो सकता तो फिर तो ये ओवरलैपिंग भी ब्रेक नहीं हो सकती, और ओवरलैपिंग ब्रेक नहीं हो सकती तो फिर तो इस p ऑर्बिटल के मतलब यहां पर ये रोटेशन के लिए फ्री नहीं होगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो ये आप समझ लें, दिस इज वन ऑफ द sp2 ऑर्बिटल ऑफ C2 कार्बन, दिस इज सेकेंड sp2 ऑर्बिटल ऑफ C2 कार्बन, एंड दिस इज थर्ड sp2 ऑर्बिटल ऑफ C2 कार्बन। ठीक है, या ऐसा समझ लें कि इसमें से हाफ sp2 ऑर्बिटल C2 का है और हाफ sp2 ऑर्बिटल C1 का है। ये तो दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ये sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये sp2 ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और अब जरा ध्यान देना, ये C2 कार्बन का p ऑर्बिटल है, और इसी तरह से ये C1 कार्बन का p ऑर्बिटल है, और ये दोनों p ऑर्बिटल्स, ध्यान देना ये दोनों p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, these two p orbitals, this p orbital and this p orbital, these parallel p orbitals are overlapping with each other to form this pi bond। अब मैं यहाँ पर रोटेशन की बात कर रहा हूँ। ध्यान देना, C1 कार्बन को तो मुझे स्टेशनरी कंसिडर करना है, और C2 कार्बन को मैं फ्रीली रोटेट, इसके मैं रोटेशन को कंसिडर कर रहा हूँ। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जब C2 कार्बन रोटेट होगा तो इसके 4 ऑर्बिटल्स, समझ में आ रहा है 4 ऑर्बिटल्स कौन से? ये sp2, ये sp2, ये sp2 और ये p,
ये चारों ऑर्बिटल रोटेशन के लिए फ्री होने चाहिए। इस तरह से देखो, अगर मैं इससे C1 एटम को स्टेशनरी मान लूं तो मैं चाहता हूं कि ये रोटेशन के लिए इस तरह से फ्री होने चाहिए। जरा ध्यान देना, दोनों कार्बन के बीच में p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं और अब मैं C2 कार्बन को रोटेट कर रहा हूं, लेकिन ये रोटेट नहीं हो पा रहा है। ध्यान देना, मैं C2 कार्बन को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये रोटेट हो नहीं पा रहा है। देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप तो इसको रोटेट करो, आप रोटेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं लेकिन ये C2 कार्बन C1 के अबाउट रोटेट हो नहीं पा रहा है। और अगर आप कहें सर आप तो रोटेट कर दो, कुछ भी करना पड़े, देखो कुछ भी करना पड़े तो फिर इसमें ये करना पड़ेगा। और ये करने का मतलब समझ में आ रहा है, ये करने का मतलब तो दोनों p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग ब्रेक हो गई और ओवरलैपिंग ब्रेक होने का मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में बचेगा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बचेगा तो सिंगल बॉन्ड में तो रोटेशन फ्री होता ही है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं, जब तक ये पाई बॉन्ड है तब तक तो ये फ्रीली रोटेट नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डेफिनेटली आप फ्री रोटेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड इटसेल्फ ब्रेक नहीं होगा। पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको आउटसोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब रूम टेम्परेचर पर तो आप कह सकते हैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और अगर ब्रेक नहीं होगा तो मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। सो दिस इज हाउ मल्टीपल बॉन्ड विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम बात करते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहां पर किस ऑर्बिटल की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? आंसर है p ऑर्बिटल। ध्यान देना, sp2 ऑर्बिटल्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रोटेशन के लिए फ्री है। प्रॉब्लम किसकी है? p ऑर्बिटल की प्रॉब्लम है। मतलब p ऑर्बिटल की प्रॉब्लम है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं पाई बॉन्ड की प्रॉब्लम है। इस पाई बॉन्ड के होने की वजह से यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब आप कह सकते हैं, इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, आप समझना इस बात को, मैं अब इसको जीआई से रिलेट कर रहा हूं, जीआई की रिक्वायरमेंट से रिलेट कर रहा हूं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहां पर C1 C2 के अबाउट रोटेशन restricted है। It means C1 C2 is a set of two atoms। ध्यान देना, it means C1 C2 is a set of two atoms where rotation of one atom with respect to second atom is restricted। इन्हीं दो एटम्स के मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था। देखो यहां पर जो मैंने यहां पर लिखा था, सुनिएगा, मैंने कहा था हमें एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, और सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रेस्ट्रिक्टेड। तो हमने कहा भाई हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, और सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? अ सेट ऑफ टू एटम्स। और सेट ऑफ टू एटम्स क्या है? तो मैं कह सकता हूं सेट ऑफ टू एटम्स कैन बी दिस सेट ऑफ टू एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। क्योंकि ये तो ऐसे एटम्स का सेट है जहां पर आप कह सकते हैं एक एटम का दूसरे एटम के अबाउट, C1 का C2 के अबाउट या C2 का C1 के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ टू एटम्स। ध्यान देना, यहां पर मैं बात कर सकता हूं C1 C2 इज अ सेट ऑफ टू एटम्स। C1 C2 is a set of two atoms where rotation is restricted। आप यहां पर कह सकते हैं कि C1 C2 is a set of two atoms where rotation is restricted, और इन्हीं दो एटम्स के सेट को, इन्हीं दो एटम्स के सेट को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। और ऐसा ही सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जीआई के लिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है हाउ मल्टीपल बॉन्ड विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्या मैं C1 C2 इस ईथेन मॉलिक्यूल में, क्या मैं इस ईथेन मॉलिक्यूल में C1 C2 सिस्टम ले सकता हूं क्या जीआई के लिए? नो। C1 C2 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां पर C1 C2 के अबाउट रोटेशन फ्री है, हमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड मिलना चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको कब मिलेगा? जब एटम्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू नहीं, एटम्स मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो। तो जो मैंने आपसे कहा कि हमें एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, और सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रेस्ट्रिक्टेड। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? तो उसकी पहली कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इट इज पॉसिबल इफ टू एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में हम बात करेंगे हाउ रिंग विल प्रोवाइड अ सिस्टम
वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। रिंग में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कैसे हो सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये बात समझ में आई आपको कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन फ्री है, ये सिस्टम हम जीआई के लिए नहीं ले पाएंगे, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये सिस्टम आप जीआई के लिए कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये। सेकेंड, अब इसके बाद में हम बात करेंगे रिंग सिस्टम, हाउ रिंग सिस्टम कैन बी यूजफुल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें रिंग सिस्टम की, हाउ रिंग सिस्टम विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया वो आपको एक्सप्लेन किया है डबल बॉन्ड सिस्टम में, कि डबल बॉन्ड में हम किस तरह से एक सिस्टम की बात कर सकते हैं जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। आप ध्यान देना, presence of ring, how presence of ring will provide a system where rotation will be restricted, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। आप ध्यान दें इसमें। सपोज ये हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, और अब इस साइक्लिक कंपाउंड में आप ध्यान देना, अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम विल बी रिस्ट्रिक्टेड। तो अब यहां पर मैं जो सेट ऑफ टू एटम सेलेक्ट कर रहा हूं वो इस साइक्लिक कंपाउंड के इस रिंग के टू कार्बन एटम्स को सेलेक्ट कर रहा हूं, और मान लेते हैं वो टू कार्बन एटम्स हमारे पास C1C2 कार्बन एटम्स हैं। तो ध्यान देना, C1C2 कार्बन एटम्स की अगर हम बात करें तो ध्यान दें, C1C2 is a set of two atoms that will provide a system where rotation is restricted। अब ध्यान देना, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि ये हमारे पास ऐसे दो एटम्स का सेट है, ऐसा एक सिस्टम है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस केस में अब मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो सिस्टम हमने यहां पर सेलेक्ट किया है, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स, और यहां पर मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इस केस में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। चलिए समझना है इसको। देखो यहां पर दोनों कार्बन एटम्स का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो दोनों ही कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन एटम विद 4 सिग्मा बॉन्ड्स इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आप देखो कार्बन अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, sp3 कार्बन हैज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये मैंने आपको ईथेन मॉलिक्यूल में बताया था कि sp3 कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और वो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं इस कार्बन की, तो ये कार्बन क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, एंड द 4 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ दिस कार्बन एटम विल बी इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड्स। व्हिच 4 सिग्मा बॉन्ड्स? वन विद C2 कार्बन एटम, वन विद C3 कार्बन एटम, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद दीस 2 हाइड्रोजन एटम्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब आप ध्यान देना, इसका मतलब ये हम बात कर सकते हैं, देखो इस कार्बन का एक sp3 ऑर्बिटल तो C2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, सेकेंड sp3 ऑर्बिटल इसका C3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, और जो रेस्ट ऑफ द 2 sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो इन हाइड्रोजन्स के साथ में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज अबाउट 4 sp3 hybridized orbital of C1 carbon which are involved in formation of 4 sigma bonds। अब मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की। मैंने आपसे कहा कि यहां पर भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि रिंग विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। नाउ हाउ इज इट? सो लेट मी एक्सप्लेन इट। आप ध्यान दें, देखो C1 को अगर मैं C2 के अबाउट रोटेट करने की बात करता हूं, क्योंकि आप याद करें जब आप 2 एटम्स में रोटेशन चेक करते हैं तो आउट ऑफ 2 एटम्स 1 एटम इज कंसिडर्ड टू बी स्टेशनरी। एक एटम को हम स्टेशनरी कंसिडर करते हैं और उसके अबाउट दूसरे एटम का रोटेशन हम कंसिडर करते हैं, राइट? तो ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो C1 का C2 के अबाउट अगर मैं रोटेशन कंसिडर करता हूं तो उस केस में C2 को तो हमने स्टेशनरी मान लिया है,
अब जैसा कि मैंने आपको डबल बॉन्ड सिस्टम में बताया, अगर हम चाहते हैं कि रोटेशन फ्री हो तो फ्री रोटेशन कब हो सकता है? जब C1 कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हो। अब जरा ध्यान देना, देखो C1 कार्बन अगर रोटेट होता है तो क्या मैं कह सकता हूं इसका ये जो sp3 ऑर्बिटल है, ये जो sp3 ऑर्बिटल है जो C2 के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, आप कह सकते हैं क्योंकि इस बॉन्ड के अबाउट हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, C1 C2 सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जो sp3 ऑर्बिटल होगा वो तो इसी बॉन्ड के अबाउट यहां पर फ्रीली रोटेट होता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो sp3 ऑर्बिटल होगा कार्बन का, वो तो आप समझ लें इसी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, इस सिग्मा बॉन्ड को आप ऐसा समझ लें एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसी के अबाउट ये sp3 ऑर्बिटल तो रोटेट होता रहेगा। मतलब इस sp3 की अगर बात की जाए तो इट इज फ्री टू रोटेट। हमें केवल बाकी 3 sp3 ऑर्बिटल्स के बारे में सोचना है कि वो रोटेशन के लिए फ्री है या नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं ये sp3 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ये भी रोटेशन के लिए फ्री है, ये भी फ्रीली रोटेट होता रहेगा, ये sp3 भी फ्रीली रोटेट होगा। लेकिन अब ध्यान देना, यहां पर प्रॉब्लम होगी इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। This sp3 hybridized orbital, which is involved in formation of sigma bond with C3 carbon, is not free to rotate. आप ध्यान देना, यहां पर अगर मैं C1 कार्बन का C2 कार्बन के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहा हूं, तो क्या ये समझ में आ रहा है कि C1 का C2 के अबाउट जो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है उसको रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है? उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है ये sp3 ऑर्बिटल जो C3 के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। ये हमारे पास C1 कार्बन है, और क्योंकि C1 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए जो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। कैसे, आप देखो, वन इज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद C2 कार्बन, वन इज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन विद C3 कार्बन, and these 2 sp3 hybridized orbitals are involved in formation of sigma bond with hydrogens। अब आप ध्यान देना, देखो हम ये चाहते हैं कि C1 का C2 के अबाउट रोटेशन फ्री हो, तो ऐसा कब हो सकता है? देखो C2 कार्बन को तो मैं स्टेशनरी मान लेता हूं, तो C1 C2 के अबाउट फ्रीली तब रोटेट हो पाएगा जब इस कार्बन के ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हो। और कैसे? इस तरह से ये रोटेशन के लिए फ्री होने चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं ये sp3 ऑर्बिटल तो फ्रीली रोटेट हो पाएगा, क्योंकि इसी सिग्मा बॉन्ड के अबाउट अगर आप फ्री रोटेशन देख रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड तो एक तरह से इस sp3 ऑर्बिटल के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और इसी एक्सिस के अबाउट ये वाला sp3 ऑर्बिटल तो रोटेशन के लिए फ्री है। जरा देखो, ये दोनों sp3 ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ये sp3 ऑर्बिटल्स भी रोटेशन के लिए फ्री है। लेकिन अगर फिर भी यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये sp3 ऑर्बिटल जो C3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि अगर मैं C3 कार्बन की बात करूं तो ये C2 कार्बन के साथ में भी तो कनेक्टेड है ना, C3 और C2 के बीच में भी तो बॉन्ड है ना, ये तो रिंग क्लोज है। चलिए ऐसा करते हैं, इस रिंग को मैं क्लोज कर लेता हूं, ये मैंने रिंग को क्लोज कर लिया है। और अब मैं यहां पर देखो, अगर मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा हूं तो इस C2 कार्बन के अबाउट आप कह सकते हैं सारे ही ऑर्बिटल्स रोटेशन के लिए फ्री हैं, तब तो रोटेशन फ्री होगा। लेकिन अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि हम साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जरा देखो, मैं अब C1 कार्बन को रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये रोटेट हो नहीं पा रहा है। अब ये रोटेट नहीं हो पा रहा है, और रोटेशन में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये रेड वाला sp3 ऑर्बिटल जो C3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। देखो ऐसे में अगर आप कहें कि सर आप तो इसको रोटेट करो, तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और अगर आप ये कहें कि सर आप तो बिल्कुल इसको रोटेट कर दो, जो भी होगा देखा जाएगा, तो जो भी होगा देखा जाएगा, तो ध्यान देना होगा क्या? ये हो जाएगा। आप ध्यान देना, अगर मैं इसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दूं रोटेशन के लिए, तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये रिंग यहां से ब्रेक हो जाएगी, और रिंग अगर ब्रेक हो गई तो फिर ओपन चेन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है। ये तो हमने ईथेन मॉलिक्यूल में डिस्कस किया ही है। ईथेन मॉलिक्यूल में ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ईथेन मॉलिक्यूल एक ओपन चेन कंपाउंड है और उसमें सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है। लेकिन यहां पर अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहा हूं, तो उसका रीजन है क्योंकि अब मैं जिस कंपाउंड की बात कर रहा हूं वो ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड में आप कह सकते हैं कि रिंग क्लोज होने की वजह से ये यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। अगर मैं इसको रोटेट करने की बात करूंगा तो ये तभी पॉसिबल है जब ये रिंग ब्रेक हो जाए, और रिंग ब्रेक होने का मतलब बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, और बॉन्ड अपने आप इटसेल्फ
रूम टेम्परेचर पर तो ब्रेक नहीं होगा। आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करो, बॉन्ड ब्रेक कर दो तो बात अलग है, अदरवाइज इटसेल्फ रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड ब्रेक तो नहीं होगा, और जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि साइक्लिक सिस्टम रिंग विल आल्सो प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? रिंग में भी आप कह सकते हैं कि इन केस ऑफ रिंग we can have a set of two atoms. We can have a set of two atoms where rotation will be restricted. और इन्हीं दो एटम्स के सेट को हमने क्या कहा है? सिस्टम का है। और ऐसा सिस्टम होना is one of the requirement for a compound to show GI. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो साइक्लिक कंपाउंड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। आई थिंक आपको इस एग्जांपल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं इन दिस कंपाउंड हाउ मेनी सिस्टम्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? क्या आप ये बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में ऐसे कितने सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? पहले तो सिस्टम समझ में आ रहा है ना, सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में ऐसे कितने डिफरेंट टू एटम्स के सेट अवेलेबल हैं जहां पर हम रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने की बात कर सकते हैं? तो आंसर है 3 सिस्टम। कैसे? C1C2 सिस्टम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, C1C3 सिस्टम के अबाउट भी तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, और C2C3 सिस्टम के अबाउट भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो आप कह सकते हैं यस, इन दिस कंपाउंड वी कैन हैव 3 सिस्टम्स, दैट इज 3 सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। C1C2 इज वन ऑफ द सिस्टम, C1C3 is again a set of 2 atoms, that is a system where rotation is restricted, and C2C3 is also a system where rotation is restricted. क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम रिंग सिस्टम में भी, साइक्लिक कंपाउंड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो साइक्लिक कंपाउंड में एक और केस में लेता हूं, आप ध्यान देना। जैसे इस साइक्लिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, और इसमें अगर हम एक सिस्टम की बात करें फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसमें अगर हम सिस्टम की बात करें फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो आप बता सकते हैं इस कंपाउंड में क्या सिस्टम हम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? चलिए मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। क्या हम इसमें C1C2 सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन? यस, जैसे यहां पर हमने डिस्कस किया, बिल्कुल वैसे ही आप कह सकते हैं C1C2 is a set of 2 atoms, that is a system where rotation is restricted. अच्छा बताओ, क्या हम इसमें C2C3 सिस्टम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। C2C3 सिस्टम के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। आप C3C4 सिस्टम भी ले सकते हैं, आप C1C4 सिस्टम भी ले सकते हैं। लेकिन अब मेरा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं साइक्लिक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहा हूँ, आप ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हम C1C2 सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हम C2C3 सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम C1C4 सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, C3C4 सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या हम C1C3 सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? क्या हम ये सेट ऑफ 2 एटम्स ले सकते हैं क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए? बोलिए यस और नो। देखो आप ध्यान देना, अगर हम बात करें कि C1C3 क्या ये एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हम GI के लिए सिस्टम सेलेक्ट करने की बात कर रहे हैं जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा? तो आंसर है यस। आप ध्यान देना, कई बार यहां पर स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्ट होता है। क्या मिसकंसेप्ट होता है पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो मिसकंसेप्ट कई बार स्टूडेंट को ये होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें एक सिस्टम चाहिए GI के लिए, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम। बोले कैसा सिस्टम चाहिए? तो हमने कहा अ सेट ऑफ 2 एटम्स where rotation of one atom with respect to second atom should be restricted. हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, हमें ऐसे 2 एटम्स का सेट चाहिए जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के बाद रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। अब इस केस में कई बार स्टूडेंट एक मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि ऐसे 2 एटम्स का जब भी हम सिलेक्शन करेंगे, तो ये एक मिसकंसेप्ट स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि वो 2 एटम्स, वो 2 सेलेक्टेड एटम्स जो हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड होने चाहिए। तो ध्यान देना, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको GI में कहीं भी ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट ओनली दोस 2 एटम, यू हैव टू सेलेक्ट सेट ऑफ ओनली दोस 2 एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड। ऐसा कोई रूल नहीं है, ध्यान देना। द सेलेक्टेड एटम्स मे बी डायरेक्टली बॉन्डेड और मे नॉट बी।
ध्यान देना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जिन दो एटम्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक ही बॉन्ड होना चाहिए, वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनडायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ टू एटम्स एज अ सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड फॉर GI। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रहा हूं, यस C1C3 सिस्टम कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड फॉर GI, क्योंकि अगर आप रोटेशन की बात करोगे तो रोटेशन तो C1C3 सिस्टम के अबाउट भी रिस्ट्रिक्टेड है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? आप सोचिए, अगर मेरे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज C1 कार्बन, दिस इज C2 C3 C4, तो ऐसे केस में जरा आप सोचें, अगर मैं C1 का C3 के अबाउट रोटेशन की बात करूं, चलिए ऐसा करते हैं, C3 कार्बन को मैं स्टेशनरी मान लेता हूं, इसे मैं रुका हुआ मान लेता हूं, और इसके अबाउट अगर मैं C1 कार्बन को रोटेट करना चाह रहा हूं तो रोटेशन नहीं हो पाएगा। आप खुद भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि अगर मैं C1 कार्बन को C3 के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। ये एक लिमिट तक थोड़ा सा ये रोटेट हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि यस ये रोटेट हो रहा है, लेकिन यहां पर एक स्ट्रेन क्रिएट होने लग जाएगा जो इस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा। और अगर आप इस स्ट्रेन के अगेंस्ट, इस बैरियर के अगेंस्ट ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्री रोटेशन, तो ध्यान देना प्रॉब्लम क्या होगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। और रिंग अगर ब्रेक हो गई तो ओपन चेन में तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता ही है, लेकिन जब तक ये साइक्लिक कंपाउंड है तब तक तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। आप इसको 0 से 360 पूरा नहीं घुमा सकते। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिन दो एटम्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उनके बीच में एक बॉन्ड हो या एक से ज्यादा बॉन्ड्स का सेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर मैं C1 C2 की बात करूं तो ध्यान देना, मैं ये कहना चाहूंगा कि C1 C2 के बीच में दो बॉन्ड्स का सेट है, एक ये बॉन्ड है और दूसरा ये बॉन्ड है, और दो एटम्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एक बॉन्ड हो सकता है, 2 बॉन्ड्स हो सकते हैं, 3 बॉन्ड्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं। वो दो एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो सकते हैं या डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो तब भी चलेगा। अगर एक एटम आपने ये सेलेक्ट किया है, दूसरा एटम आपने ये सेलेक्ट किया है और इनके बीच में सेट ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स का सेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस एटम का इस एटम के अबाउट या इस एटम का इस एटम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप कह सकते हैं यस C1 C3 कैन ऑल्सो बी अ सेट ऑफ टू एटम्स, कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड एज अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, देखो कि साइक्लिक कंपाउंड में हम सिस्टम बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड यू कैन सेलेक्ट एनी टू एटम्स ऑफ द रिंग where rotation of one atom with respect to second atom is always restricted। आप इस रिंग के कोई भी दो एटम्स को सेलेक्ट करके आप सेट बना सकते हैं, चाहे वो C1 C2 हो डायरेक्टली बॉन्डेड हो, चाहे वो C1 C3 हो इनडायरेक्टली बॉन्डेड हो, चाहे C2 C4 हो इनडायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो इसका मतलब इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ध्यान देना, in case of cyclic compound we can select any two atoms of ring where rotation of one atom with respect to second atom is always restricted। ध्यान देना, साइक्लिक कंपाउंड में अगर बात की जाए तो इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड वी कैन सेलेक्ट एनी टू एटम्स। ध्यान देना, रिंग के आप कोई भी दो एटम्स को सेलेक्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है। कैन सेलेक्ट एनी टू एटम्स ऑफ द रिंग वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड। तो साइक्लिक कंपाउंड में क्या आपको समझ में आया कि रोटेशन कैसे रेस्ट्रिक्टेड होगा? साइक्लिक कंपाउंड में सिस्टम हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये समझ में आ रहा है? साइक्लिक कंपाउंड में सिस्टम क्या होगा, एनी टू एटम्स ऑफ द रिंग, any two atoms of the ring will provide a system, will be called a system where rotation of one atom with respect to second atom will be restricted। और एक मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया मल्टीपल बॉन्ड वाला केस। आप कह सकते हैं if two atoms are bonded through multiple bond,
if two atoms are bonded through multiple bond, the set of such two atoms will also provide a system where rotation of one atom with respect to second atom will be restricted. तो देखो इसके बाद में अगर बात की जाए तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होने का एक केस और भी बनता है और वो बनता है स्टेरिक हिंड्रेंस. ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो मल्टीपल बॉन्ड विल प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर रोटेशन विल बी रेस्ट्रिक्टेड. ये समझ में आया? इस केस से मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ रिंग आल्सो प्रोवाइड्स अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन दो एग्जांपल्स के थ्रू. और अब अगर बात की जाए तो एक केस मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस. मुझे आपको ये समझाना है कि हाउ स्टेरिक हिंड्रेंस इन अ मॉलिक्यूल प्रोवाइड्स अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. ये वाला केस मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. ये आ जाएगा हमारे सिलेबस में, कवर हो जाएगा क्लास में, मैं इसको आगे कवर करूंगा. लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको होल्ड कर रहा हूं. स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है. सिस्टम तो समझ में आ गया ना? सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ टू एटम्स. तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर मॉलिक्यूल में है तो वहां पर भी ऐसे दो एटम्स का सेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ सिस्टम जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के बाद रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा. कैसे, तो ये कंसेप्ट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड में जीआई के लिए, ध्यान देना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किसी भी कंपाउंड में जीआई शो करने की रिक्वायरमेंट क्या है, उस कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल होने चाहिए जो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल ना हो. ध्यान देना, ये मैंने आपको बताया कि इफ अ कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय फ्री रोटेशन will show geometrical isomerism, and such type of possible arrangements are called geometrical isomers of each other. तो अगर कोई भी कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, क्या कंडीशन है? एक से ज्यादा अरेंजमेंट होने चाहिए और वो अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए फ्री रोटेशन के थ्रू. तो अगर कोई भी कंपाउंड ऐसी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो जीआई शो करेगा. फिर मैंने आपको कहा कि ऐसी कंडीशन कौन से कंपाउंड फुलफिल करेंगे, तो हमने कहा भाई उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं. और उसमें से रिक्वायरमेंट नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड. पहली रिक्वायरमेंट, इस कंडीशन को फुलफिल करने की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपाउंड में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो. और सिस्टम हम किसे कह रहे हैं? तो मैंने आपसे कहा सिस्टम इज अ सेट ऑफ टू एटम्स. सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रेस्ट्रिक्टेड. तो मैंने आपसे कहा भाई आप तो बस मॉलिक्यूल में ये देखिए, अगर आपको ये चेक करना है कि गिवन कंपाउंड कैन शो जीआई और नॉट, तो उसमें पहली रिक्वायरमेंट आप ये चेक करो कि कंपाउंड में ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं है जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो. जीआई शो करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि कंपाउंड में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो. हमने कहा वो सिस्टम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसे दो एटम्स का सेट सेलेक्ट करना है. ऐसे दो एटम्स आपको सेलेक्ट करने हैं जिसमें एक एटम का दूसरे एटम के बाद रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो. क्वेश्चन है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपसे कहा कि ऐसे दो एटम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो दो एटम्स जो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो. पहला केस, आपको ऐसे दो एटम्स सेलेक्ट करने होंगे जो मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर दो एटम्स मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड हैं तो वहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा. दूसरा मैंने आपसे कहा आप दो एटम्स, रिंग के दो एटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि रिंग के कोई भी दो एटम्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो भी एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है. और एक केस तो मुझे आपको आगे एक्सप्लेन किया जिसे मैंने अभी होल्ड किया है कि आप स्टेरिक हिंड्रेंस वाले मॉलिक्यूल्स में भी ऐसे दो एटम्स का सिलेक्शन कर सकते हैं जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के बाद रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा. क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारी होगी रिक्वायरमेंट नंबर 1. क्या क्लियर होगी बात? ये अब मैं आपको बताता हूं रिक्वायरमेंट नंबर 2.
यस, आप ध्यान देना। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। अब आप सिस्टम का सिलेक्शन तो कर चुके हैं भाई। सिस्टम का सिलेक्शन कैसे करना है वो तो आप समझ चुके हैं। सिस्टम का सिलेक्शन करने के बाद में जो सिस्टम आपने सेलेक्ट किया है उसके दोनों टर्मिनल्स पर, सेलेक्टेड सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अब एक पॉइंट मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं, ये टर्म मैं आपको क्लियर कर दूं। टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम, शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा यहाँ पर कि टर्मिनल्स हम किसे कह रहे हैं। ध्यान देना, टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम अगर आपको कहा जा रहा है तो टर्मिनल्स का मतलब वही दो सेलेक्टेड एटम्स हैं जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के बहुत रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। जो मैंने आपको सेट ऑफ टू एटम सेलेक्ट करने के लिए कहा था, उन्हीं सेलेक्टेड एटम्स को हमने क्या कहा? टर्मिनल्स का है। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में आपको क्लियर कर दूं, ध्यान देना। फॉर सिस्टम you have to select two atoms where rotation of one atom with respect to second atom should be restricted। और अब आप ध्यान देना, the selected atoms will individually be called terminals। उन selected atoms को हम individually क्या कहेंगे? terminals कहेंगे। और उन दो terminals को मिलाकर के, उन दो atoms को मिलाकर के हम उसे क्या कहेंगे? system कहेंगे। तो the selected atoms will be called terminals and set of these two atoms, combination of these two atoms as a whole will be called system। क्या मेरी बात क्लियर होगी? तो ध्यान देना, टर्मिनल्स की अगर बात की जाए तो टर्मिनल्स क्या है? what are terminals? देखो, मैंने आपसे कहा कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। और वो सिस्टम क्या है? सेट ऑफ टू एटम्स। हमें ऐसे दो एटम्स का सिलेक्शन करना है जहां पर एक एटम का दूसरे एटम के बहुत रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। और ध्यान देना, उन्हीं सेलेक्टेड एटम्स को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल्स बोलेंगे। और अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग कि अगर हम टर्मिनल्स उन्हीं दो सेलेक्टेड एटम्स को कह रहे हैं जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो उन दो एटम्स पर, मतलब उन दो टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? अगर कोई कंपाउंड इन दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो फिर हम बात करेंगे दैट कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फॉर दैट कंपाउंड वी कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टिबल बाय फ्री रोटेशन एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विल शो जीआई। क्या बात समझ में आ गई? तो इन दो रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हुए आप किसी भी कंपाउंड में ये बता पाएंगे कि कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो अब इन दो रिक्वायरमेंट्स को मैं आपको एक एग्जांपल पर अप्लाई करके बताता हूं, तो आपको ये रिक्वायरमेंट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।